इससे पहले मैंने आपको अलग अलग तरीके की ड्रग्स बताई थी, है ना। एंटासिड से लेकर से हमने एंटीहिस्टामिन तक सारी ड्रग्स यहाँ पर, हाँ हो गई बातचीत, करें। तो देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर, सबसे पहले तो हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। मतलब दैनिक जो जीवन है हमारा उसके अंदर केमिस्ट्री का क्या रोल है वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब डेली लाइफ में हमने देखा था कि भाई जो हमारी केमिस्ट्री है वो सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी जो केमिस्ट्री है वो किस में यूज़ हो रही है, हमारे फूड सप्लीमेंट में यूज़ हो रही है। और तीसरा जो हमारा केमिस्ट्री है वो किस में यूज़ हो रहा है, किस में यूज़ हो रहा है, मेडिसिन्स में, ठीक है। मतलब तीन बेसिकली जो हमारे यूज़ हैं। तो देखो भाई अब केमिस्ट्री इन फूड या केमिकल्स इन फूड, भोज्य पदार्थ जो है हमारे उनमें हम क्या क्या रसायन यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जो खाने पीने की चीज़ें मार्केट से जनरली लेते हैं, ठीक है, या फिर पैकेट फूड जो होता है, ठीक, उनको हम प्रिजर्व करने के लिए या फिर उनमें फ्लेवर डालने के लिए या उनको स्वीट करने के लिए किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो डेली लाइफ में हम केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं बताओ ज़रा, मैंने अभी बोल दिया है। पहला मेडिसिन, सोप एंड डिटर्जेंट, दूसरा, तीसरा फूड, ठीक है। फूड में सोप एंड डिटर्जेंट हम देख चुके हैं, मेडिसिन भी हम देख चुके हैं। अब बचा कौन सा है हमारा, केवल फूड के लिए। तो फूड में हमें बहुत 4-5 तरीके के केमिकल्स है जो हम यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहला केमिकल लिखो, सबसे पहली चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं यहाँ पर फ्लेवर के लिए। किसके लिए, फ्लेवर के लिए। फ्लेवर्स, है ना। फ्लेवर्स का मतलब समझते हैं सभी लोग, अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स होते हैं। वो सारे फ्लेवर्स हम किसकी वजह से यूज़ कर पाते हैं, अलग अलग केमिकल्स की वजह से। जैसे लेमन आपका एक फ्लेवर हो गया, ऑरेंज का एक फ्लेवर हो गया, है ना। तो ये आवाज़ नहीं आ रही है गोस्वामी जी, आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ पर। देखो जरा क्या दिक्कत है, आने लगी अब, चलो ठीक है। तो देखो सबसे पहले फ्लेवर्स में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, जितने भी तरीके के फ्लेवर, जैसे ऑरेंज फ्लेवर है अब हमारे पास, है ना। आपकी आइसक्रीम हो, है ना, या फिर आपके कई अलग अलग तरीके के जो फूड है, चिप्स है, जो भी है, उनमें सब में फ्लेवर्स होता है। अब वो जो फ्लेवर है आपका, वो फ्लेवर जैसे हमने कहा ऑरेंज फ्लेवर है, तो ऑरेंज फ्लेवर के लिए क्या हम उसमें एक्चुअल में कोई ऑरेंज डालते हैं क्या, नहीं डालेंगे, है ना। या उसको अगर हमें लेमन फ्लेवर देना है, खट्टा उसको पन देना है, तो उसमें क्या हम नींबू डालते हैं क्या, नहीं डालेंगे। हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, उनके एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। ऑरेंज का एक्सट्रैक्ट, आपका जो नींबू है उसका एक्सट्रैक्ट, नींबू सच सुना है कि नहीं तुम लोगों ने, टाटरी जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या एक तरीके का वो फ्लेवर है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके की चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ हो गई हमारी फ्लेवर। दूसरा लिखो इसमें जो हम आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर को हिंदी में क्या कहते हैं हम, कृत्रिम मधुरक। क्या कहते हैं, कृत्रिम मधुरक, ठीक है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर। अगली चीज देखो जरा, फूड कलर्स भी यूज करते हैं हम लोग। अभी एक एक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे हमारा सिलेबस जो है वो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर ही पढ़ना हमको, तो बस बाकी की चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आ जाएगा आपका फूड कलर, ठीक है। भोजन में डाले जाने वाले जो रंग होते हैं, है ना, वो भी सब कैसे होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं। जैसे कि जलेबी के लिए ऑरेंज कलर आता है, उसमें हम डालते हैं। मिठाइयों में अलग अलग तरीके के कलर्स डलते हैं, ठीक है। मेडिसिन्स में भी कलर डलते हैं, वो भी सब फूड कलर ही होते हैं, क्योंकि वो भी हम खाने वाले हैं ना, मेडिसिन तो खाते हैं हम। तो फूड कलर का मतलब है कि ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारे यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, उसके द्वारा क्या हो जाएंगे, शरीर के बाहर निकल जाते हैं। और ये काम क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल है आपका उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। देखने में सुंदर रहेगा तो खाने का मन होगा, अगर दिखने में सुंदर नहीं होगा तो आप उसको खरीदोगे क्या, नहीं करोगे। तो इसीलिए उसको प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक तरीके की मार्केटिंग का ही वो है। हालांकि इनमें किसी भी जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें से कोई भी आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है, कोई भी पोषक तत्व इसमें से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल आपको क्या मिल रही है इसमें चीज़ें कि स्वीटनर्स हैं तो उसमें से मिठास मिलेगी, है ना, मीठा आपको लगेगा वो। फिर फूड कलर है तो उसमें अच्छा दिखेगा वो,
फिर फ्लेवर है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक, तो अगला हो गया फूड कलर। इसके बाद लिखो तो एक और चीज़ इसमें डाली जाती है, इमल्सीफायर्स। क्या डाली जाती है? इमल्सीफायर्स। ठीक है, तो ये हो गया फूड कलर। फूड कलर के बाद मैंने क्या बताया? इमल्सीफायर। तो इमल्सीफायर जो होता है ये क्या होते हैं बताओ जरा। इमल्सीफायर को हिंदी में कहते हैं पायसी कारक। पायसी कारक, ठीक है। क्या होते हैं इमल्सीफायर, पायसी कारक? क्या काम करेंगे बताओ जरा। फैट इमल्सीफायर इनको जनरली कहा जाता है, ठीक है। फैट इमल्सीफायर नहीं बताया था क्या मैंने आपको? बता चुका हूं मैं पहले आपको। साबुन जब पढ़ाया था, सोप डिटर्जेंट, उसमें भी बताया था मैंने इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। नहीं, वो तो आप इमल्शन बता रही हो, पर इमल्सीफायर क्या होते हैं वो पूछ रहा हूं मैं। देखो, पहली चीज इमल्सीफायर को समझने के लिए आपको इमल्शन समझना पड़ेगा। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन एक ऐसा प्रिपरेशन है, एक ऐसी हम कह सकते हैं कि प्रावस्था है जिसमें दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आपका देखो, एक होती है आपकी डिस्पर्स फेस और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो कि एक सॉल्वेंट है और दूसरा क्या है? सॉल्यूट। ये तो समझ में आता है, इतने हेवी वर्ड में भले मत जाओ आप। सॉल्वेंट और सॉल्यूट समझ में आता है सबको, विलेय और विलायक हमने पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर इमल्शन क्या होता है कि जिसमें विलायक और विलेय दोनों ही कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं? लिक्विड। उस प्रिपरेशन को हम क्या बोलेंगे? इमल्शन। अब इमल्शन जैसे बनेगा किसका? ऑयल और वाटर का, दोनों लिक्विड होने चाहिए। तो अगर मैं ऑयल को वाटर में मिलाता हूं तो क्या वह मिक्स होगा? क्या नहीं होगा। अब उसको मिक्स करने के लिए मुझे जो डालना पड़ेगा वो क्या होगा? इमल्सीफायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इमल्सीफायर क्या है? जो इमल्शन बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये लोग क्या करेंगे कि ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे और उसके चारों तरफ जाकर के जमा हो जाएंगे, जिससे ऑयल की ड्रॉपलेट्स अटैच नहीं हो पाएगी। और अटैच नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? अटैच नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? इमल्शन आपका स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलो तो हाँ ठीक, अगला लिखो। इसके बाद अगले एजेंट जो होते हैं वो होते हैं स्टेबिलाइजर्स। स्टेबिलाइजर्स मतलब कि किसी भी प्रिपरेशन को स्थायी करने वाले, ये भी इमल्सीफायर की तरह ही होते हैं। स्टेबिलाइजर, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं स्थायी कारक, स्थायीकरण करने वाले, है ना। कोई भी प्रिपरेशन को स्थायी करने वाले स्टेबिलाइजर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आएगा आपका, अगला लिखो एंटीऑक्सीडेंट। इनको मिटा रहा हूं मैं ऊपर से, है ना। फूड में जो यूज करते हैं हम वो क्या यूज करते हैं? केमिकल। अगला केमिकल है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? देखो इसको समझ लो थोड़ा सा। एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे, हम फैट कंज्यूम करते हैं बॉडी में, ऑयल खाते हैं, तेल, आपका जो घी वगैरह सब खाते हैं। तो फैट कंज्यूम जब हम करते हैं तो फैट के ऑक्सीडेशन को ये क्या करता है? रोकता है। भाई जैसे मान लो आपने मार्केट से कोई लिया घी वगैरह, आपने डेयरी से खरीदा, अब वो घी तो बहुत पुराना बना रखा रहता है वहाँ पर, ठीक है। आपको कोई फ्रेश मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर जैसे पैकेट का घी आपने बाजार से लिया, ऑयल लिया, अब उसमें फैट है, तो वो फैट धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होने लगता है? ऑक्सीडाइज होने लगता है। और जैसे जैसे वो ऑक्सीडाइज होने लगेगा तो उसकी क्वालिटी क्या होने लगेगी? खराब होने लगेगी। तो उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, है ना। एंटीऑक्सीडेंट दो सब्सटेंस विच रिड्यूस ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो फैट का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन रोक रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो फिर इसके बाद लिखो अगला, एंटीऑक्सीडेंट के बाद हमारे फूड प्रिजर्वेटिव आ जाएंगे। फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, खाद्य परिरक्षक। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे? खाद्य परिरक्षक। ये तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। खाद्य परिरक्षक क्या होंगे? जो भोजन को खराब होने से बचाएगा। फूड के मटेरियल जो है आपका, उसको आउट ऑफ ऑर्डर जाने के लिए क्या करेगा? वो रोकेगा, फंगाई से बचाएगा, बैक्टीरिया से बचाएगा, है ना, इस तरीके की तमाम चीज़ों से बचाएगा। ठीक, तो वो फूड प्रिजर्वेटिव। इसके बाद एक और केमिकल होता है, उसको हम कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। क्या कहते हैं उसको? ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब है विरंजन करने वाला। विरंजन मतलब समझते हो क्या होता है? ब्लीचिंग समझते हो? ब्लीच कराते हैं हम लोग, चेहरे को ब्लीच कराते हो कि नहीं कराते हो? अच्छा, ऐसा
चलो ठीक है। देखो ब्लीचिंग क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस की अगर आपने ब्लीचिंग, जैसे आपने फेस पे ब्लीचिंग करवाया, मतलब कि आपकी जो डर्ट है वगैरह जो भी है वो उसको क्या कर लेगा, बाहर खींच लेगा, है ना। आपका जो जितना भी आपकी इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटी नहीं हम उसको कह सकते हैं कि जो भी आपकी धूल मिट्टी वगैरह सबको क्या कर लेगा, बाहर खींच लेगा। अब वैसे ही हम यहाँ पर जब केमिकल्स के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं तो उसमें कई तरीके की ब्लीचिंग होती है। उसका कलर आप उड़ा सकते हो, गायब कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान लो अगर आपने वाटर की प्रेजेंस में किसी फ्लावर के ऊपर क्लोरीन गैस को अगर फ्लो किया, है ना, तो वो क्या करेगी, उसको कलरलेस बना देगी। क्या कर देगी, कलरलेस बना देगी। ऑक्सीजन गैस भी ब्लीचिंग का काम करती है ना। भाई कपड़ों को जब रंगा जाता है तो उसमें पहले उनको ब्लीच किया जाता है, उनमें जो भी थोड़ा बहुत भी नेचुरल कलर है उसको सबको क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उसमें डर्ट ऑयल वगैरह सब हटा दी जाती है। भाई पूरा उसको क्या कर दिया जाता है, प्लेन कोरा। कोरा होने के बाद ही उसके ऊपर जो रंग चढ़ता है वो अच्छे से उसमें फिक्स हो जाता है। तो ब्लीचिंग का मतलब किसी भी सब्सटेंस का कलर वहाँ से उसको गायब करना, कलर को हटाना, या फिर उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह उसको बाहर निकालना, उसी को हम क्या कहेंगे, ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या करेगा, ब्लीचिंग करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करती है, अगर पानी में डालो तो पानी को साफ करने का काम करती है, मतलब पानी की गंदगी, क्लोरीन टेबलेट आती है, पानी की गंदगी को क्या कर देगी, हटा देगी। तो वो भी एक तरीके से क्या हो रही है, ब्लीचिंग हो रही है। बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये इतने सारे हाँ एलम भी हो सकता है, पोटाश एलम, है ना, फिटकरी, वो भी इसी तरीके का काम करती है। चलो, हालांकि उसका प्रोसीजर दूसरा होता है पर वो प्योर कर देगी आपके पानी को। ठीक है भाई, तो इतनी चीज समझ में आई सबको कि हम क्या क्या करने वाले हैं। फूड मटेरियल्स के अंदर इतने सारे केमिकल्स हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक, जिसमें मैंने आपको सब कैटेगरीज आपकी अलग अलग अभी आपको बता दी, सबको मैं अभी एग्जाम्पल से भी बताऊंगा। अब पहले सबसे पहले जो हमको पढ़ना वो हेडिंग डालो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक, क्या होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बोलो भाई क्या होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है, सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, आपको स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेगा, स्वीटनेस। तो पहली लाइन लिखो, ये क्या कर सकता है आपको, प्रोवाइड स्वीटनेस। ठीक है, मिठास आपको देगा। ठीक है, मिठास दे सकता है। तो मिठास तो हम शुगर जो अपनी शक्कर होती है वो भी मिठास देती है, तो क्या वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर है क्या, नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, हाँ, विदाउट इनटेक ऑफ कैलोरी। ठीक है, कैलोरीज इसके अंदर नहीं होती। कैलोरी का मतलब क्या है, ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, इसमें आपको शरीर को कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं मिलती है, जिससे कि आपको स्वीटनेस तो मिल जाती है पर उसका जो बैड साइड है, मतलब ऐसे लोगों को जिनको कैलोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है उन लोगों के लिए ये कैसा है, अच्छा काम करता है। ठीक है, तो विदाउट इनटेक ऑफ कैलोरी, कैलोरी नहीं है उसके बाद भी ये क्या दे रही है आपको, स्वीटनेस, मिठास दे रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक, अच्छा, नेचुरल शुगर्स क्या होती है, नेचुरल शुगर्स के एक दो एग्जांपल बताओ जरा। नेचुरली जो शुगर होती है, ठीक है, ग्लूकोज है ना, पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, सुक्रोज। देखा, हालांकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो सब ग्लूकोज के ही आपके डेरिवेटिव्स हैं। ग्लूकोज से ही माल्टोज भी बनता है, ग्लूकोज से ही आपका सुक्रोज भी बनता है। ठीक है, तो बेसिकली दो शुगर है हमारे पास, कौन कौन सी है, नेचुरल शुगर, मैं बोलता रहा हूँ वो सब आगे बनने वाली पॉलीमर्स है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के ही। ठीक है, तो या उनके किसी केमिकल रिएक्शन से बनेंगे। बेसिक शुगर जो है वो दो ही है, कौन कौन सी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो नेचुरल शुगर जो है आपकी वो कौन कौन सी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इन दोनों में से, नेचुरल शुगर में से सबसे ज्यादा जिसमें स्वीटनेस होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो शुगर है, हाँ, फ्रक्टोज जो भी आप उसको पढ़ते हो, ये नेचुरल शुगर है जो कि सबसे ज्यादा स्वीट होती है। तो इसके आगे लिख लो पहले एक लाइन कि ये कैसी है, स्वीटेस्ट है, नेचुरल शुगर में सबसे ज्यादा मीठी शर्करा है। ठीक है, अगला देखो, अब हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लिखो, एस्पार्टेम। ये मिटा दूं, पहला केमिकल जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है हमारा वो कौन सा है, एस्पार्टेम। ठीक है,
एस्पार्टेम जो है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, पहली चीज, ठीक है भाई। दूसरा, अब देखो इनका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। कंपैरिजन हम ऐसे करते हैं कि इसको जो है कंपेयर करेंगे हम नेचुरल शुगर से। किससे करेंगे? नेचुरल शुगर से। तो ये हमने कहा मीठा है, कितना मीठा है नेचुरल शुगर से, कितना स्वीटनेस है इसके अंदर, तो हम शुगर केन की जो शुगर है हमारे पास, ठीक है, शुगर केन, शुगर केन का मतलब क्या है? हमारा गन्ना है ना। गन्ने की जो शर्करा है, शुगर केन की जो शुगर है, उससे 100 टाइम्स स्वीट होता है, 100 टाइम्स स्वीट होता है, ठीक है। 100 गुना मीठा होता है गन्ने की शर्करा से। मतलब कि अगर आपको 100 ग्राम शुगर केन की शुगर लगती है तो आपको इसको 1 ही ग्राम लेने की ज़रूरत है, ठीक है, और उस 1 ग्राम से ही आपको उतना स्वीट टेस्ट मिल जाएगा जितना वो 100 ग्राम प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई? ये इसका मतलब है। तो अब इसीलिए आप देखो इसमें कितना अंतर है कि यहाँ पर हमें 100 ग्राम शक्कर लेनी पड़ेगी और यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं? सिर्फ 1 ग्राम। तो ऑलरेडी हमारी कैलोरी तो कैसी हो गई? अगर मान लो इसमें कैलोरी होती तो भी वो 100 गुना तो कम ही हो गई, है ना। बट इसमें कैलोरी है क्या? नहीं है, ठीक। तो एस्पार्टम जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर का पहला एग्जाम्पल्स है और इसकी कैलोरी जो है वो कितनी होती है? 100 गुना मीठा होता है ये नेचुरल शुगर से, ठीक। अगला लिखो सैक्रीन। सैक्रीन सैक्रीन, ठीक है। सैक्रीन जो होता है ये नेचुरल शुगर से, मतलब केन शुगर वाली जो शुगर है उससे 550 टाइम्स स्वीट होता है। कितना होता है? 550 टाइम्स, मतलब कि 500 गुना, 550, ठीक है, 550 गुना ये क्या है? स्वीट है, ठीक। ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अगला लिखो सुक्रेलोज। सुक्रेलोज, सुक्रेलोज, ठीक है। सुक्रेलोज जो है ये 600 टाइम्स स्वीट होता है शुगर केन से। 600 टाइम्स स्वीट है, मतलब मीठा है शुगर केन की शुगर से, सुक्रेलोज, ठीक। और एक और लिखो एलिटेम। नीचे ही लिख दूं, दिख जाएगा? नहीं दिखेगा तो ऊपर लिख देता हूं। एलिटेम। एलिटेम जो है ये स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। क्या होता है? स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर। सबसे पहली लाइन इसके आगे यही लिखो, स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर। हाँ सब बताएंगे ना अभी, ठीक है। ये 2000 गुना मीठा होता है, 2000 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2000 गुना मीठा होता है। किससे? शुगर केन शुगर से, ठीक है, ठीक। ये पहली चीज हो गई। इनमें से किसी में भी, जितने भी आपने केमिकल्स पढ़े फूड के अंदर, उसमें किसी में भी क्या है? कैलोरीज है क्या? नहीं है, ठीक है, कैलोरी नहीं है, इसीलिए इनका इतना महत्व है। ये कौन लोग यूज करते हैं भाई? सबसे इनको बनाया बेसिकली किस लिए गया है? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, शक्कर की बीमारी होती है, उनके लिए बनाया जाता है। क्योंकि उन लोगों को क्या चाहिए होता है? उनमें उनका इंसुलिन शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो अब अगर ये मीठा खाएंगे, शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का जो है डोज दिए जाते हैं। जैसे इनकी गोलियां भी आती हैं, पाउडर भी आता है, जैसा आप लेना चाहो, है ना। चाय में डाल लिया, एक गोली, शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया मीठी चाय पी ली, पर उसमें शक्कर का नुकसान आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये शुगर पेशेंट के लिए बनाया गया था। पर अब इसका यूज़ जो है फिटनेस कॉन्शियस जो लोग होते हैं ना, जिनको वेट लूज़ करना है, वजन अपना बढ़ाना नहीं है, ऐसे लोग भी इसका जो यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ठीक। ज़्यादा यूज़ करने पर ये भी ऑब्वियसली हार्मफुल इफेक्ट देगा ही सही, क्योंकि जाकर ये इसका जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? लीवर में। तो लीवर और किडनी, ये 2 जगहों पर जाकर ये इफेक्ट अपना डालता है, ठीक। तो ये लिख लिया सबने? चलो अब अगली हेडिंग डालो। हमारा जो अगला डिटेल में पढ़ते हैं सैक्रीन। सैक्रीन को सबसे पहले लिखो। सैक्रीन का एक और नाम है ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड। बेंजीनामाइड है बेसिकली,
है ना, ऑर्थोसल्फोबेंजीनामाइड। इसका केमिकल जो नेम है, इसमें जो हम बात करें, ये तो इसका हम कह सकते हैं कि बेसिक जो उसमें आपका स्वीटनर है उसका नाम है, पर ये जो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो किसका है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। ठीक है, इसका केमिकल नेम आप इसको मान सकते हो। ठीक, 1879 में इसको जो है सबसे पहले खोजा गया था। 1879 में सबसे पहले इसको खोजा गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ही इसका इन्वेंशन या डिस्कवरी हम कह सकते हैं की थी, ब्रिटिशर्स ने, मतलब कि अंग्रेजों ने। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, आपका जो उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी लेते हो तो भी इसका हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पर जल्दी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर रुकने वाला नहीं है, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो जाता है तो फिर किडनी और लीवर पर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला लिखो, ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, और इसकी स्वीटनेस का जो पैरामीटर है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1879 में बना है। ठीक है, इसका जो नाम है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोसल्फोबेंजीनामाइड। ऑर्थोसल्फोबेंजीनामाइड। ठीक है, देखो अगर फार्मूला अब तुम बनाने की कोशिश करो तो इसमें क्या है, बेंजीन है ना, तो बेंजीन की रिंग में बना सकता हूँ। वैसे हमको बनाना नहीं है फार्मूला, है ना, इसको छोड़। नहीं, अमाइड तो 1 पोजीशन पर आएगा, ये ऑर्थो मतलब 2nd पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें आपको उतना जाने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ ये नाम याद रख लेना। ठीक है, अगला लिखो एस्पार्टेम। अगला लिखो एस्पार्टेम। एस्पार्टेम के बारे में पहली लाइन लिखो कि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला स्वीटनर है ये। ठीक है, मोस्ट क्या है आपका, ये यूजफुल है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ना, सेलिंग भी आप इसको लिख सकते हो। एस्पार्टम, एस्पार्टेम जो है ये सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, पहली लाइन। ठीक है, ये कितने गुना ज्यादा मीठा था, 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा मीठा था। ठीक है, अच्छा देखो फिर बात आती है कि जब स्वीटनर आर्टिफिशियल लेना ही है तो फिर हम 2000 वाला क्यों ना ले। ठीक है, 100 वाला क्यों ले रहे हैं, या 550 वाला क्यों ना ले। देखो ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आप उसको केमिकल जितना ज़्यादा वो स्वीट होगा, मतलब कि उसका बैड इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर्स के थ्रू रिकमेंड होता है ना, 2 चीज़ें इसके साथ, एक तो ये सस्ता है बाकियों से क्योंकि इसका जो शुगर का पैरामीटर है वो क्या है, कम है। दूसरी चीज़ कि सस्ता होने के साथ साथ इसका जो इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट, वो अदर की कंपैरिजन में कैसा है, कम है। भाई जो स्वीटनर जितना ज़्यादा स्वीट होगा उतना ही ज़्यादा हार्मफुल होगा और उतना ही ज़्यादा महंगा होगा। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों ही स्थितियों में सबसे भाई नेचुरल शुगर से तो 100 गुना मीठा है ना, बाकी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सबसे कम स्वीट है। ठीक, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो है आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अगली लाइन लिखो, एस्पार्टिक एसिड से डिराइव किया जाता है। किससे डिराइव किया जाता है, एस्पार्टिक एसिड से। एस्पार्टिक एसिड से नहीं, रिएक्शन में हम नहीं जा रहे हैं, फिर खाते खुलेंगे नहीं तो। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड से, तुमको चाहिए तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। एस्पार्टिक एसिड से क्या होता है, इसको बनाया जाता है। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं, एस्पार्टिक अम्ल से इसको बनाया जाता है। ठीक, अगला लिखो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, जो कुकिंग का टेम्परेचर होता है उस पर ये अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, मतलब कि ये नष्ट हो जाता है। भाई जैसे कि अगर आपने, जैसे हम चाय बनाते समय क्या करते हैं, शक्कर वक्कर डाल के और अच्छी उसको गर्म करके उबाल लेते हैं चाय को। इसको ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर इसको आपने चाय के साथ उबाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपकी चाय मीठी हो पाएगी क्या, नहीं। ये अनस्टेबल हो जाता है, ये टूट जाता है कुकिंग टेम्परेचर पर। ठीक, तो फिर क्या किया जाए, कुकिंग टेम्परेचर वाली चीज़ों में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जनरली ये किस में यूज़ होता है, ठंडी चीज़ों में, है ना। ऐसी चीज़ें जो कूल है पहले से ही, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई आपकी, या फिर
आपने अगर आपको इसको टी में भी डालना है, चाय में भी डालना है, तो चाय को पहले बना लो और उसके बाद जो नॉर्मल जो हम पीते हैं उतनी जो गर्म रहती है चाय, उसमें आप इसकी टेबलेट डाल के इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुकिंग टेम्परेचर पर इसको यूज़ नहीं करना है। बाकी जो नॉर्मल टेम्परेचर जो हम पीते हैं, चाय वगैरह कुछ भी आप खाना खाओ, जितना आप गर्म खा सकते हो उसमें ये सर्वाइव कर जाएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका रीज़न है। अच्छा, इससे पहले जो सैक्रिन था ये क्या है, ये भी कुकिंग टेम्परेचर पर क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, इसमें भी लिख लेना एक लाइन, ये भी कुकिंग टेम्परेचर पर क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए यह जो है ठंडी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। अगला लिखो, अगला कौन सा था हमारा, एलिटेम। नहीं तो मैंने आपको कहा ना कि सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कुकिंग टेम्परेचर पर आप क्या बनाओगे, मीठी चीज़ें जो है जनरली उनको आप देखो कुकिंग टेम्परेचर पर डॉक्टर द्वारा इसको बता दिया जाता है कि आपको कुकिंग टेम्परेचर पर इसका यूज़ नहीं करना है। मतलब आप चाय बना करके और उसको जब पीने वाले हो उस समय जब आप ऊपर से शक्कर जैसे डालते हो वैसे इसकी एक टेबलेट डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, ज़्यादा यूज़ होने की वजह इसकी ये है, देखो कुकिंग टेम्परेचर पर तो ऑलमोस्ट सारे स्वीटनर जो है अनस्टेबल है। एक उसको छोड़ दे अगर हम लास्ट वाले को, हमारा कौन सा था वो 2000 वाला, ठीक है, पर इसका सबसे ज़्यादा बिकने का रीज़न जो है कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता है। कैसा है, सबसे ज़्यादा चीप है, सस्ता है, इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। क्योंकि अगर देखो हमने नॉर्मली देखा है ना, स्वीटनर्स बहुत महंगे होते हैं, जितना ज़्यादा आप कंपनी, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, अलग अलग कंपनी बनाती है, उनकी भी कॉस्ट अलग अलग होती है, लोकल की कॉस्ट अलग है, ब्रांड की कॉस्ट अलग है। तो सबसे सस्ता होने की वजह से, और दूसरा लंबे समय तक अगर आपको यूज़ करना हो तो इसके हार्मफुल इफेक्ट अदर की कंपैरिजन में क्या है, कम है। इस वजह से डॉक्टर जो है इसी को आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, और आजकल तो लोग ऐसे ही जाके खरीद लाते हैं, है ना। तो मेडिकल से भी आप खरीद कर लाओगे, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, डॉक्टर तो बहुत जब मरने वाले होते हैं तब जाते हैं डॉक्टर पास, तो वहाँ पर भी आपको जो आपका मेडिकल शॉप का जो ओनर है वो भी आपको यही चीज़ उठा करके देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सस्ता है। ठीक, अब जैसे प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन कई तरीके के प्रोटीन मिलते हैं मार्केट के अंदर, तो बिकते सबसे ज़्यादा कौन से हैं, जो कि थोड़े से मतलब कि मीडियम रेंज वाले होते हैं। जो बहुत हाई रेंज वाले वो बहुत कम बिकते हैं। बड़े बड़े जो भाई 5000 रुपये का, 10,000 रुपये का एक केजी का प्रोटीन पाउडर कौन लेगा, जिसको प्रोफेशनल उसमें कुछ करना है वही लेगा, है ना। जो शौक से जिमिंग करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं वो लोग तो इतना महंगा प्रोटीन खाएंगे क्या, नहीं खाएंगे। तो वैसे ही एक सबसे ज़्यादा इसकी जो प्राइस है उसकी वजह से ये यूज़ होता है, कम प्राइस की वजह से। अगला लिखो, एलिटेम। एलिटेम में लिखो इट इज मोर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ठीक है, इट इज मोर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर कंपेयर टू अदर स्वीटनर्स। ठीक है, हिंदी वाले लिख लो, दूसरे अन्य मधुरकों की तुलना में यह अधिक स्थायी होता है। अन्य मधुरकों की तुलना में यह अधिक स्थायी होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको कोल्ड और हॉट दोनों तरह की चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं और हॉट में भी यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड कॉफ़ी भी बना लो, हॉट कॉफ़ी भी बना लो, दोनों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर अगला लिखो, सुक्रेलोज। सुक्रेलोज में सबसे ज़्यादा खास बात क्या है, सुक्रेलोज जो है लिखो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव से। सुक्रेलोज क्या है, टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किससे बन रहा है, तो लिख लो टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज। यह सुक्रोज का टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न होता है। इट इज टेट्राक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का टेट्राक्लोरो व्युत्पन्न होता है। ठीक, अच्छा,
ये दिखने में और टेस्ट में दोनों ही में सुक्रोज जैसा ही होता है। ठीक है, ये बात भी इसको इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर इसका हो सकता है कि इसका जो टेस्ट है और इसका जो अपीरियंस है ना, मतलब दिखने में भी ये कैसा होता है, टेस्ट में और दिखने में सुक्रोज जैसा ही होता है। मतलब अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप इसमें अंतर नहीं बता पाओगे। ठीक, और कितना स्वीट होता है ये सुक्रेलोज, 600। ठीक, चलो अगला लास्ट वाला हो गया, ये लास्ट ही था क्या? अच्छा हाँ, इसमें लिख लो, ये भी क्या होता है, कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, खाना बनाने के ताप पर अस्थायी होता है। खाना बनाने के ताप पर अस्थायी होता है। इसके बाद लिखो फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक। फूड प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य परिरक्षक। ठीक है, खाद्य परिरक्षक क्या करेगा, खाने को बचाएगा, किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है, मोल्ड से, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीवों से बचाएगा जो कि खाने को खराब कर देते हैं। मोल्ड या फफूंद से बचाएगा इसको, फफूंद भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, और बैक्टीरिया से बचाएगा। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव का यही काम होता है। तो जब ये इन सब चीज़ों से इसको बचा लेगा तो क्या होगा कि जो आपका फूड है उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, मतलब उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। शेल्फ लाइफ मतलब समझते हो ना, ठीक है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा लंबे समय तक खाया जा सकेगा। अब देखो फूड का जो कल्चर है, ये पैक्ड फूड का, ये बेसिकली हमारा कल्चर तो कोई है नहीं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो जनरली लोग फ्रेश फूड प्रिपेयर करके ही खाना पसंद करते हैं। पर बाहर के जो देश हैं, है ना, जो विदेश है, वहाँ से ये फूड कल्चर जब शुरू हुआ पैक्ड वाला, क्यों शुरू हुआ भाई, वो लोग घर पे खाना क्यों नहीं बनाते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, ये वहाँ के विदेशों के लोग घर पे खाना क्यों नहीं बनाते हैं? उनके पास सामान नहीं रहता है घर पे खाना बनाने का, टाइम नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा फोकटे लोग तो वही है। ठीक है, आप देखोगे कि 6 महीने वो कमाते हैं और 6 महीने घूमते रहते हैं इधर उधर पूरे। ठीक है, 1-2% लोग हैं जो बहुत बिजी होते हैं, ठीक है, वो तो हर जगह ही होते हैं, पर ज़्यादातर लोग वहाँ भी कैसे हैं, फ्री है। ठीक है, फ्री का मतलब कि हमारे जैसे ये नॉर्मल काम करते हैं और अपना लाइफ आराम से एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर खाना ना बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ पर पहली बात तो कोई फैमिली है ही नहीं उन लोगों की, है ना, वो सब सर्वाइव मतलब अकेले ही रहना पसंद करते हैं। आपको पता ही है, छोटी छोटी बात पे तलाक देना, ये करना वो करना, अलग होना, है ना, पहली चीज़। तो अब वहाँ पर दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि खाना बनाए कौन, हस्बैंड बनाएगा कि वाइफ बनाएगी, वो सबसे बड़ी समस्या है, वो उसी में लड़ लेते हैं वो लोग। तो बेसिकली ये कल्चर वहाँ से आया है। अब उन लोगों ने, कंपनियों ने जब इस चीज़ को देखा कि हमारे यहाँ पर इस तरीके की डिमांड है, तो उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया, पैक्ड फूड सप्लाई करना शुरू कर दिया। बना बनाया खाना बाजार से, रोटियाँ, जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको पैक्ड। ठीक है, तो मीट से लेकर के वेज नॉन वेज सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती है। अब चूंकि पैक्ड फूड बनने लगा तो क्या होगा अब कि उसको प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ ना कुछ एडिशन होने लगेगा, तो फूड प्रिजर्वेटिव वहीं से फिर यूज़ हमारे होने लगे। ये इन सब चीज़ों से आपके फूड को बचाएगा। ठीक है, और बचाने के बाद आप उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, घर पे ले जाओ, गर्म करो बढ़िया, और उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो नॉर्मल जो फूड प्रिजर्वेटिव है आपका, जो जनरली हम घरों में भी यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो सबसे पहले तो आपका शुगर होता है। क्या होता है? शुगर, शक्कर। उसके बाद होता है आपका सॉल्ट, नमक। उसके बाद है आपका ऑयल। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है ये तो जनरली हम सभी लोग घर में यूज़ करते हैं। भाई अचार बनाते हो कि नहीं बताते हो? अचार में अगर अचार में हम बहुत ज़्यादा ऑयल डालते हैं, बहुत ज़्यादा आपका जो है सॉल्ट डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो प्रिजर्व हो जाता है। प्रिजर्व का मतलब कि बैक्टीरिया वायरस का उस पर असर नहीं होगा। हाँ बोलो भाई, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, विनेगर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है उसको समझो कि ये अब इनमें कोई केमिकल नहीं है
है ना, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बैक्टीरिया को मार रही है। तो ये किसके थ्रू बैक्टीरिया को मारता है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, तो उसको देख लो, ये एक्सो ऑस्मोसिस के थ्रू बैक्टीरिया को किल करता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं ये लोग, एक्सो ऑस्मोसिस, मतलब बाह्य परासरण। अब ये बाह्य परासरण क्या होता है, तो देखो मैं समझा देता हूं तुमको फटाफट। ये आपका मान लो कोई फूड मटेरियल है, मान लो अचार है हमारा, ये आपके पॉट में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप इसका ढक्कन ओपन करोगे तो क्या होगा, इसमें हवा अंदर जाएगी, और हवा अंदर जाएगी तो क्या होगा, हवा के साथ साथ सारी दुनिया भर की चीज़ें चली जाएंगी, ठीक। अब बैक्टीरिया वायरस इसके ऊपर आ चुका है, अब बैक्टीरिया वायरस आ चुका है, पर इसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्ट है, अगर ये, और अगर मीठा अचार है तो उसमें शुगर होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं कि आप देखोगे कि नीचे बैक्टीरिया जो होता है वो भी क्या है, जैसे हमारे अंदर पानी का अमाउंट होता है 70%, वैसे ही बैक्टीरिया में भी 60-70% क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो 60 to 70% उसके अंदर भी क्या है, वाटर है। अब बैक्टीरिया के अंदर का जो लिक्विड है उसमें 60 से 70% पानी है, और जो अचार आपने बनाया है उसमें पानी की मात्रा कैसी है, बहुत कम है। तो मतलब कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और बैक्टीरिया जो है वो कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। बात समझ में आ रही इतनी। तो इस अचार में पानी की मात्रा कम है, इसीलिए पानी वो बैक्टीरिया से क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्या कर लेता है, बैक्टीरिया से खींच लेता है। तो बैक्टीरिया के पूरे लिक्विड को वो अचार जो है आपका क्या कर लेगा, खींच लेगा, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और वो डेड बॉडी उसके ऊपर ही पड़ी रहेगी, मतलब बैक्टीरिया की, है ना। तो जितना ज़्यादा पुराना, हम कहते हैं ना अचार जितना ज़्यादा पुराना उतना ज़्यादा टेस्टी होता है, तो वो इसी वजह से होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आके मर जाते हैं, और फिर उनका सारा लिक्विड उस अचार में मिक्स हो जाता है, और फिर वो बहुत टेस्टी लगता है आपको खाने में। तो ऑस्मोसिस के थ्रू बैक्टीरिया का सारा लिक्विड आपका ये जो है खींच लेता है, शुगर हो चाहे सॉल्ट हो, और फिर वो उसको खराब होने से बचाता है, ठीक है। 1-1 साल 2-2 साल तक ये खराब नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल, भी इनको बोल सकते हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव हो गए। अब बात करो आर्टिफिशियल की, तो इसको मिटा दूं मैं, नोट कर लिया सबने जल्दी से। देखो अब आर्टिफिशियल में सबसे पहले लिखो, हाँ सबसे पहले लिखो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, हाँ बता सकते हैं, नहीं आते, हाँ तो मैं तो मना ही कर रहा हूँ ना, यही पूछ रहा है। सोडियम बेंजोएट, ये एस्टर होता है बेंजीन और सोडियम का, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। इसके बाद लिखो प्रोपियोनिक एसिड, दूसरा एग्जांपल है प्रोपियोनिक एसिड। सोडियम बेंजोएट सबसे कॉमन है, प्रोपियोनिक एसिड। हाँ पोटेशियम परमैंगनेट वो प्रिजर्वेटिव नहीं है, KMnO4 जो आप बोल रहे हो ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये आप इसको बोल सकते हो कि ये इंसेक्टिसाइड है, ये पानी को साफ करने का काम करता है। ये भी बैक्टीरिया वायरस को मारेगा, ठीक है, नो डाउट, बिल्कुल मारेगा, पर ये क्या करेगा, ये जब आप इसको यूज़ करोगे फूड के ऊपर तो उस फूड को आप यूज़ नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। जैसे पानी में भी इसको जब डाला जाता है, इसको पुराने ज़माने में जो कुएं वगैरह होते थे ना, तो कुओं में डालते थे इसको, कुएं की लाल दवाई बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, कुएं की लाल दवाई, कुएं में डाल के कुएं के पानी को साफ करते थे। अब जैसे ही आपने इसको कुएं में डाला तो क्या होगा, कुएं का जितने भी बैक्टीरिया वायरस है पानी के सब मार देगा, पर उस पानी को फिर आप 1 हफ्ता तक यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ बोलो भाई, और क्या दिक्कत है। हाँ सॉर्बिक एसिड भी होता है, सॉर्बिक एसिड भी लिख लो, सॉर्बिक एसिड, ये भी एक आपका फूड प्रिजर्वेटिव है। अच्छा इसके अलावा जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही कॉमन और चीप आपका जो है हम कह सकते हैं प्रिजर्वेटिव है, और इसमें ज़्यादा हार्मफुल भी इफेक्ट आपके नहीं होते। जैसे जब भी किसी चिप्स वगैरह का पैकेट हम खोलते हैं तो गैस निकलती है उसमें से, तो वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ही फिल क्यों किया जाता है भाई, बहुत सारी गैस है दुनिया में, दूसरी गैस क्यों नहीं यूज़ की जा रही है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट गैस है। कैसी गैस है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब वो जनरली किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है, और अगर वो कहीं पर है तो उसकी प्रेजेंस में भी कोई रिएक्शन होने नहीं देगी। ये उसका बेसिक क्वालिटी, हम इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। देखो नाइट्रोजन जो है, यहाँ पर देखो जरा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है क्या किसी को,
7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो ये देखो ये इस तरीके से आता है 2p3, है ना। तो मतलब जो p है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो ये एक तरीके से स्टेबल गैस है। कैसी गैस है? स्टेबल। जिसको समझ नहीं भी आ रहा हो तो ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि नाइट्रोजन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। उसकी प्रेजेंस में कोई भी बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक। दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ यूज़ की जाती है, वैक्यूम का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन में। किसका? वैक्यूम। वैक्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्वात। कल बताया था मैंने वैक्यूम क्या होता है। भाई अगर हम हवा को ही निकाल दें पूरी तरीके से तो हवा ही नहीं रहेगी तो कोई बैक्टीरिया वायरस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और जब बैक्टीरिया वायरस नहीं रहेगा तो आपका फूड खराब होगा क्या? नहीं होगा। तो अब इसमें भी क्या करते हैं? वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, पर वैक्यूम हर चीज़ में क्रिएट नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने अगर चिप्स के पैकेट में वैक्यूम बना दिया तो वो तो पूरा पिचक जाएगा, तो उसको कोई खरीदेगा ही नहीं। पहली बात, वो प्रोडक्ट का अट्रैक्शन उससे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये बॉटल्स वाले, जो बॉटल्स में आपको प्रोडक्ट मिलता है, ग्लास की बॉटल या प्लास्टिक की जो भी, उसमें, हाँ, उसमें यूज़ किया जाता है। देखो उसमें क्या किया जाता है कि ये बॉटल है मान लो आपकी, है ना, ये इस तरीके से, इसमें आपका कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, और जब इसका ढक्कन लगाते हैं, इसको सील करते हैं, है ना, मान लो लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, तो इतने में तो गैस है एटमॉस्फेयर की, तो वो लोग क्या करते हैं, इसके ढक्कन को लगाने से पहले इसके अंदर वाटर वेपर भर देते हैं। क्या भर देते हैं? वाटर वेपर, मतलब पानी की भाप, है ना। और इस पानी की भाप को भर के इसके अंदर और इसको ढक्कन लगा देते हैं। बात समझ में आ गई? अब ये बॉटल जैसे ही ठंडी होगी तो वो वेपर किस में बदल जाएगी? लिक्विड वाटर में। किस में बदल जाएगी? लिक्विड वाटर। और यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, वो वेपर जो इसने डाली है वो सारी गैस को बाहर निकाल देगी, और वो वेपर बाद में किस में बदल जाएगी? पानी में। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर कोई गैस रहेगी क्या? नहीं। इसीलिए जब भी आप किसी बॉटल को खोलते हो तो आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ इसी वजह से आती है क्योंकि उसके अंदर क्या है? वैक्यूम है, और उस वैक्यूम की वजह से वो बॉटल के अंदर का जो भी मटेरियल है उस तक कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं पहुंच पाएगा और वो आपका बच जाएगा। ठीक, तो वैक्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं, और इन केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, चलो इसके अलावा देखो तो ज़रा और क्या है। हाँ, वो भी हो सकता है, मेटासल्फाइड भी हो सकता है, पोटेशियम मेटासल्फाइड, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है चलो, तो ये हमारा हो गया फूड प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल स्वीटनर, दोनों हो गए। अब इसमें हमको याद क्या रखना है? इस पूरे टॉपिक में आपको केवल उनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और उनके बारे में 2 लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है ना। जैसे मैंने पूछा एंटासिड क्या होते हैं, तो एंटासिड का मतलब एसिडिटी दूर करने वाली दवाई। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल, ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर भी उसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे लोगों की समस्या है जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं, ये इसमें भी आ सकता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों जगह यूज, जनरली आर्टिफिशियल स्वीटनर और फूड प्रिजर्वेटिव ये मेंस का क्वेश्चन है, और जो मेडिसिन वाला पोर्शन है हमारा वो प्री का है। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन वाला वो प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और नारकोटिक वगैरह, देखो अब क्वेश्चन बनने को तो कुछ भी बन सकता है, उसमें हम यहाँ पर बैठकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर पिछले पेपर को देखते हुए अगर बोला जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के ऊपर आपको नोट लिखने को आ सकता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव पर नोट लिखने को आ सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो तो वर्ड लिमिट देते हैं ना वो लोग, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बस। ठीक है, यही चीज़ लिखना है, और वो वर्ड लिमिट देते हैं आपको कि इतने वर्ड। देखो बेसिक प्रिंसिपल में यही सारी चीज़ें, एक मिनट, हेलो, बेसिक प्रिंसिपल के अंदर यही सब चीज़ें आती हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको कि बेसिक प्रिंसिपल कुछ अलग चीज़ हो गई। उसमें हम साइंस की ब्रांचेस पढ़ेंगे, है ना, जैसे बायोलॉजी पढ़ा, जूलॉजी पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, वही सब चीज़ें हैं जो हम पूरा ये साइंस वाला जो पोर्शन है ना वो उसी के अंदर आता है पूरा। ठीक है, और कुछ करे ख़त्म आज की कहानी। ठीक है, चलो ओके भाई।